नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बात। कमजोर शुरुआत के बाद एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार दिखाई दिए हैं। शुरुआत में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई, उसके बाद फॉलो ऑन सेलिंग थोड़ी कम दिख रही है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं तेजी या मंदी किसी भी तरफ लोग कमिटमेंट लेने को तैयार नहीं है। देखिए वीकेंड है और इस वक्त आप डॉलर इंडेक्स को 102 के करीब पहुंचते हुए देख रहे हैं। अनिश्चितताएं हैं, अगले हफ्ते बहुत सारे इवेंट हैं, तो उसके पहले नई पोजीशन कोई लेना नहीं चाहता, पुरानी पोजीशन पे थोड़ा बहुत मुनाफा बुक करके खुश हैं। और रिलायंस ने बाजार को टूटने नहीं दिया, ये तो कहना पड़ेगा। आज एक बार फिर पिछले हफ्ते 10 दिन में ये तीसरा दिन होगा जब रिलायंस ने अकेले हाथ से गिरते हुए बाजार को संभाला है। और उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे बाजार एक बेस बनाने की कोशिश भी कर रहा है। वो क्रेडिट जाएगा रिलायंस को, लेकिन मदद मिल रही है टेलीकॉम से, दूसरे टेलीकॉम से भी ये कह सकते हैं, क्योंकि रिलायंस भी टेलीकॉम प्ले ही है इस वक्त। देखिए दूसरे टेलीकॉम्स और रियल एस्टेट, इनको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ आने वाला है अगले हफ्ते। लेकिन दूसरी ओर सरकारी बैंक कमजोर है, एफएमसीजी खासतौर पे आईटीसी कमजोर है और ऑटो कमजोर है। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ऑप्शन ट्रेडर्स का हाल आपको बताएं। यहां पे तस्वीर बिल्कुल साफ है। 9000 के पुट पे कल ऊपर जो शॉर्ट किए थे नीचे आ गया, मुनाफा वसूली करो वीकेंड पे और मुनाफा घर लेके जाओ, ये स्ट्रैटेजी दिख रही है यहां पर फिलहाल। ऐसे भी अगर आप पुट बायर हैं या कॉल बायर भी हैं तो वीकेंड के दौरान थोड़ी उसमें थीटा वैल्यू की वजह से आप दाम कम हो जाते हैं, तो वीकेंड के पहले या लंबी छुट्टियों के पहले लोग मुनाफा वसूली करते हैं, वही दिख रहा है। लेकिन राइटर को तो फायदा है। लेकिन आज राइटिंग कहां हो रही है? देखिए कॉल राइटर 9,500 पे पोजीशन बना रहे हैं। 9,000 पे भी राइटिंग है, लेकिन कोई खास वॉल्यूम नहीं है, तो राइटिंग का इंटरेस्ट भी जो है वो थोड़ा दूर दूर दिख रहा है। शायद किसी बड़े मूव का या डायरेक्शन क्लियर होने का इस वक्त राइटर्स इंतजार कर रहे हैं और शायद वो अगला बड़ा मूव तो नेक्स्ट वीक ही दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल आज के बाजार की बात करें तो सेंसेक्स निफ्टी अब दिन के लो से कुछ रिकवर करते दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी महज 10 अंक नीचे है, 8898 का हाई था, 8889 के लेवल्स पर आते हुए तो रिकवरी आई है बाजार में। साथ ही साथ अगर आप सेंसेक्स की भी चाल देखें, ये भी अब सिर्फ 31 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप से हमने देखा था सबसे पहले वो रिकवरी आई थी, वो इंडेक्स अब 20 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में सुबह से काफी बिकवाली है। इनफैक्ट 1 बजे के आसपास 100 अंकों की गिरावट थी, लेकिन ये अभी भी दबाव में 63 पॉइंट नीचे इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। और आज हमारी नजर होगी बाजार में खास तौर पे कहां पर, आपको बताते हैं। अगले हफ्ते आने वाले 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, यही सबसे अहम है, जैसे कि हर्षदा कह रही थी। और वो आपको दरअसल नतीजे तो अगले से अगले हफ्ते मिलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते एग्जिट पोल तो आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जानेंगे। अगले हफ्ते 2 बड़े आईपीओ खुल रहे हैं। बड़े इस लिहाज से कि महत्वपूर्ण है, एक तो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का और दूसरा सबसे ज्यादा लॉन्ग अवेटेड आईपीओ है, वो है एवेन्यू सुपरमार्केट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। इन दोनों पर क्या हो स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। नोटबंदी के बाद आए जीडीपी आंकड़ों पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष से जानेंगे कि कैसे देखें दरअसल इन आंकड़ों को और क्या इसको देखकर वाकई खुश होना चाहिए जैसे कि बाजार शुरुआत में हुआ था। इसके अलावा रोज की तरह आज क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट, अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे। साथ ही लेकर आएंगे निफ्टी के कॉल्स 3 बजे और बीटीएसटी या एसटीबीटी यानी आज लगाओ कल कमाओ की रणनीति 3:15 बजे। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और जिस तरह से बाजार में रिकवरी आई है, गेनर्स पर आएंगे, लेकिन पहले वो काउंटर्स देख लें तो जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। बीपीसीएल अभी भी टॉप लूजर्स में शामिल, 1.5% नीचे। एचडीएफसी 2% की गिरावट दिखा रहा है। बॉश, अंबुजा सीमेंट और एशियन पेंट्स ये इनफैक्ट वीकर स्टॉक्स हैं आज के ट्रेड के, जहां पर ज्यादा मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी है। बैंक में भी आप देखेंगे ज्यादा कमजोरी का ही आलम है। आरबीएल, इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक, ये उन मिड कैप बैंक्स में धुलाई खा रहे हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी प्रेशर और एसबीआई भी दबाव में, हालांकि एसबीआई में नेशनल लेवल से रिकवरी आना शुरू हो गई है। चीनी कंपनियों में काफी मिठास है, क्योंकि मिड फेब से लेकर अब तक जो चीनी का डेफिसिट है वो 3% और बढ़ गया है। मिड फेब में 15% था, अब 18.5% के आसपास है। तो ये तमाम स्टॉक्स है जिनमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। चीनी के दाम बढ़ेंगे, इससे ये फायदा इन काउंटर्स में साफ झलक रहा है। मिड कैप शेयरों पर आइए। थॉमस कुक रनअवे रैली इसमें देखने को मिली है, 6% ऊपर है। स्कॉट्स में 6% का उछाल। जुबिलेंट फूड कल से ही काफी एक्टिव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तेजी आती हुई। इंडिया सीमेंट एक और काउंटर जहां पर 2 से 2.5% का इजाफा बनता दिखाई दिया। अब इंडेक्स गेनर्स देख लेते हैं। इसमें भारतीय इंफ्राटेल उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद हमने देखा 6% का उछाल टॉप ट्रेड्स में शामिल। हिंडाल्को काफी मदद कर रहा है आज। गेल, ग्रासिम और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा है काफी ऑप्टिमिस्टिक है एफआईआई ब्रोकरेजेस और 1500 का टारगेट आ चुका है और ये काउंटर काफी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। और आइए चार्ट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। हमने आपको
कल इसी वक्त कहा था कि बाजार कमजोर लग रहा है, आप शॉर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने गिरावट देखी। दिन के लोज पे जाकर हम बंद हुए। कल हमने आपको ये चैनल भी दिखाया था और हमने देखा कि इस चैनल के निचले स्तरों पर जाकर ही कल निफ्टी बंद हुआ था। आज शुरुआत ही इस चैनल के नीचे हुई है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आप ज्यादा करीब से देख पाएं आज का मूव। ओके, तो अब हम ये 10 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो गए हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये था चैनल, कल हम यहाँ के निचले स्तरों पे बंद हुए, आज खुले करीब करीब इसी लेवल के थोड़ा सा नीचे। ऊपर जाने की कोशिश की, शुरुआत में आधे घंटे तक स्ट्रगल किया, टिक नहीं पाए, नीचे आ गए और लगातार इसके नीचे बने हुए हैं, लेकिन गिरावट बड़ी नहीं आई है। तो देखिए क्या दायरा है, बस इतना सा दायरा है। और कल की रेंज क्या थी, जोर से गिरावट आई थी। तो आप ये देखिए कि कल करीब 90 पॉइंट के मूवमेंट के बाद आज पूरे दिन में अब तक हम बहुत ही छोटे से दायरे में मुश्किल से 30-35 पॉइंट की रेंज में घूम रहे हैं। अब क्या करें, अब यहां पर जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा था आज के लिए हमने वो होल्ड किया हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ दिन के हाईज के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो अब बाकी के बचे हुए समय में आपको ये देखना है कि अब तक का जो हाई है 8899, क्या उसके ऊपर यानी 8900 के ऊपर अगर हम निकल पाए तो फिर हम ये मानेंगे कि तेज गिरावट से बाजार ओवरसोल्ड हो गया है और अब यहां से एक बार की बाउंस दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप इसी रेंज में रहते हैं, अगर आप 8900 के ऊपर नहीं जा रहे, तो शायद मंदी की पोजीशन अगर आपकी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार का डायरेक्शन क्लियरली नीचे की तरफ जाता हुआ अब नजर आ रहा है। और हमने कल भी आपको ये कहा था कि ज्यादा जो स्ट्रांग कंफर्मेशन आ रहा है वो बैंकिंग की ओर से आ रहा है, और आज भी देखिए वही हाल है बैंकिंग का। अगर आप देखें ओके, इसको थोड़ी सी लंबी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी आर्ली चार्ट है बैंकिंग सेक्टर के, और यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये एक दरअसल डाउनवर्ड चैनल अब बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो जहां निफ्टी एक अपवर्ड चैनल से नीचे गिरा है, बैंक निफ्टी ने नया लो बना लिया है। पिछले हफ्ते के लोस को इसने तोड़ दिया है, और यहां से संकेत इसके पहले हमने कल ही लिए थे कि ये पिछले हाईस को पार नहीं कर पाया। निफ्टी ने पिछले हाई को पार किया, तो निफ्टी बैंक अब ये संकेत दे रहा है कि यहां पर इसकी चाल अब कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि इस डाउनवर्ड चैनल में आप निचले स्तरों पे आज सपोर्ट मिलते हुए देख रहे हैं, तो एक उछाल यहां भी मुमकिन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बाउंस तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी ताकत होगी और उस पर आप कितना भरोसा कर पाएंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही वजह है, आप देखिए मंदी करनी है लेकिन लेवल ठीक नहीं है, तेजी करने की सोच सकते हैं पर कॉन्फिडेंस कम है। तो यही वजह है कि आज ट्रेडर्स किसी भी तरफ बड़ा दांव लगाकर नई पोजीशन खोलकर जाना नहीं चाहते हैं। यह है फिलहाल बाजार का हाल, लेकिन हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर सुबह स्विंग हुआ मंदी से तेजी की तरफ और ठीक ठाक पोजीशन है। तो नेट थोड़ी बहुत पोजीशन कम वॉल्यूम के साथ ही जो बन रही है, ज्यादातर पोजीशन बाई साइड में बन रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसे में कहां पर फिर लॉन्ग की पोजीशन रखनी चाहिए और कहां पर आप शॉर्ट कैरी करें, ये समझ लेते हैं। किरण जाधव हमारे साथ बने हुए हैं। किरण, कई ऐसे काउंटर्स है जहां पर आज हमने देखा है काफी एक्टिविटी, लेकिन इस समय क्योंकि बाजार में रिकवरी आ रही है, तो ये बताइए क्या लॉन्ग की पोजीशन जोड़नी चाहिए। बायोकॉन यहां पर हमने देखा ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और उसके बाद ही स्टॉक में तेजी आई, क्या खरीद के जाएंगे? खरीद के चलना चाहिए। बायोकॉन में अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस हो चुके हैं, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है। तो मेरा मानना है कि 1042 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रहने चाहिए। थोड़ा डीप डाउन है पर वही सही स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11, 20, 25 के टारगेट्स अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में। सिंटेक्स पर क्या राय बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए करीब 11% से बढ़ा है। सिंटेक्स चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है, और बेसिकली जो करेक्शन आया है वो हेल्दी करेक्शन आया था कि पिछले दो दिनों में, और निचले स्तरों से बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। जैसे आपने कहा कि ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं और वॉल्यूम्स के साथ हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अंडर करंट बहुत अच्छा है, और अगर और 2 रुपए ऊपर चलता है तो हाईएस्ट क्लोजिंग डेली क्लोजिंग बेसिस पे आ जाएगा, तो और इधर से फिर एक नया दायरा खुलता नजर आएगा। तो अभी के लिए भी लॉन्ग किया जा सकता है। 95 या 94, 80 का स्टॉप लॉस लगाने की सजेस्ट करूंगा। 99 के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, और 98 के क्लोजिंग, 98 के ऊपर वाले क्लोजिंग अगर मिलते हैं तो मेरा मानना है कि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए रखना चाहिए। 107, 108 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, जीएमआर इंफ्रा पे क्या करेंगे? देखिए छोटा स्टॉक है, लेकिन इन दिनों जोर पकड़ रहा है, और अब लगता है कि जेपी थोड़ा पीछे आया है और जीएमआर लीड ले रहा है। डिफिकल्ट लग रहा है आज। जीएमआर साइडवेज मूव है,
पर अगर हम देखते हैं कई दिनों से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर बॉटम कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि वन वे मूव हमने देखी है करीबन 1250 से लेके 16 रुपीज 20 पैसे तक। तो इतने अच्छे मूव देने के बाद और भी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा अवॉइड करे या थोड़े से करेक्शन पे रिव्यू ले लेना चाहिए। गेल एक और काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं करीब 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, 2-2.5% ऊपर। इनफैक्ट ये टॉप गेनर्स में शामिल है। किरण, कितनी और बढ़त की संभावना, लॉन्ग ऐड करें? बिल्कुल करना चाहिए। अगर बीटीएसटी का ऑप्शन दिया होता तो मैं ये बीटीएसटी के तौर पे इसको उतारना चाहूंगा। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। 510 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए हम 528, 530 के लेवल्स कल परसों तक यानी सोमवार मंगलवार तक देखने को मिलेंगे। ओके, तो सामने एसटीबीटी करने के लिए एनसीसी चुनेंगे? बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक चुना है आपने। एनसीसी में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया, ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे है। तो इधर स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला होगा क्योंकि बेसिकली व्यू ऑन द निफ्टी इज पॉजिटिव। तो मेरा मानना है कि 80 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए हम 75 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैन इरिगेशन में भी मुझे लगता है कि मंदी वाले पोजीशंस लेनी चाहिए। अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक नीचे आया है, पर इसमें एक ही दिक्कत वाली बात है कि 80, 87, 80, 88 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। तो इधर 1-1.5 रुपए के लिए ही मूव है, बाकी तो पूरे दिन में मूव निकल गई है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा रिस्क रहेगी, पर 88 के नीचे अगर चलता है तो वापस एक बार फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता है। देन द टारगेट शुड बी अराउंड 82, 83। अच्छा, डीएलएफ में इस हफ्ते काफी लोगों ने पोजीशन बनाई, लेकिन कल खबर आने के बाद जिस तरह से गिरा तो थोड़ा डर लगा। अब पोजीशन अगर बनी हुई है, आज फिर रिकवर हो रहा है, क्या लॉन्ग्स होल्ड करके जाएं अगले हफ्ते के लिए? 139 के स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा डीएलएफ पे और होल्ड करने की सलाह रहेगी। शायद ये वापस एक बार बाउंस बैक में 150 तक जा सकता है। कल के जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया था। अभी ये देखना पड़ेगा क्योंकि उसके 2 दिन पहले बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले थे, तो वो ट्रैप हुए नहीं हुए 140 लेवल डिसाइड करेगी। इसलिए 139 का स्टॉप लॉस, और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तो मुझे लगता है कि 150 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। शुक्रिया आपका किरण, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हमारे साथ कुछ और जानकार जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बात करेंगे सिद्धार्थ सिदानी से और मानव चोपड़ा से आगे। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद, और हमारे साथ अब आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिदानी और मोनाक नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। बाजार पे इस वक्त अगर हम नजर डालें और कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देखने की कोशिश करें, अपोलो हॉस्पिटल पे जरूर सबसे पहले नजर पड़ेगी। आज यहाँ पर जो सुबह डील हुई सिद्धार्थ, खजाना ने यहाँ पे हिस्सा बेचा, अब 1250 पे मिल रहा है, ये क्या आप खरीदेंगे? जी, ये हेल्थ केयर सेक्टर में हम मानते हैं कि यहाँ पे अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि हिस्सेदारी बेची गई है, नंबर ऑफ बेड्स के भी एक्सपेंशन प्लान है ये कंपनी के, बट ये सेक्टर में हमारी रेटिंग नहीं है। तो हम मानते हैं कि हेल्थ केयर में नहीं जाके प्योर फार्मा प्ले करना हो तो उसमें जैसे आज खबरें भी है, हम देख रहे हैं कि बायोकॉन को और माइलन को एक हाई कोर्ट की अप्रूवल भी आ चुकी है। तो यही संदर्भ में हम मानते हैं कि सिंजन इंटरनेशनल जो एक क्रैम बिजनेस में है, डीमर्जर एंटिटी है बायोकॉन की, हम मानते हैं सिंजन इंटरनेशनल पे बहुत अच्छा दाव लगाया जा सकता है। 20-21% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले 2 सालों में। बताइए, बायोकॉन पे कल हमने गिरावट आते हुए क्यों देखी थी कि इनकी जांच होने वाली है यूएसएफडीए की, और आज एक अप्रूवल आया तो चल पड़े, लेकिन अप्रूवल तो दिल्ली हाईकोर्ट से है। वही वही तो ये घरेलू मार्केट पे अप्रूवल आया है आपको, और नजर तो आपकी वहां है। अच्छा, सिंजीन आज ऊपर खुला तो था पर टिक नहीं पा रहा है। बायोकॉन की जांच होगी तो सिंजीन की भी तो हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी है तो दोनों तरफ ही रखनी चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंस क्यों है सिंजीन पे इतना?
नहीं, बिल्कुल अनसर्टेनिटी ये पूरे क्षेत्र में है, पूरे फार्मा इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी है। जैसे हमने कल ही देखा वोकार्ट के यूएस प्लांट में भी अब इंपोर्ट अलर्ट आ चुका है, तो अनसर्टेनिटी जरूर है। रिलेटिवली जो बेटर प्लेस्ड है वो है सिंजिन। कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि इनके जो टाइप्स है, इनफैक्ट इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी थोड़े हैं और एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी है बैंगलोर प्लांट में। और जो ये इसे वैल्यू इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस पे वैल्यू है क्योंकि पिछले अगर 2 महीने के आंकड़े खुल के देखे तो इसमें एक करेक्शन जरूर देखने मिला था हमें, क्योंकि एक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी एक प्रोटेक्शनिज्म की बात चल रही थी जिस कारण से फार्मा क्षेत्र पे एक दबाव था, साथ ही साथ कंपनी में छोटी सी एक फायर भी थी जो हालांकि बहुत हद तक प्रभाव नहीं कर रही थी रेवेन्यू या बॉटम लाइन पे। तो ये दोनों ही कारणों से स्टॉक भी नीचे आ चुका था जबकि मार्केट एक वेल प्लेस्ड था। तो ये एक अटकलें जरूर है कि फार्मा स्पेस एक अनसर्टन फेज में है, बट रिलेटिवली प्लेस्ड सिंजिन काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। कुछ और काउंटर्स पर नजर डालते हैं और देखिए जहां पर एक्शन बनता दिख रहा है, इसमें एस्कॉर्ट में काफी तगड़ी रैली बनती दिखाई दी है। मानव, ये बताइए स्टॉक कब यहां से किन लेवल्स की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में तो 8-9% का मूव आ चुका है। इस हफ्ते ही अगर आप देखें 15% की तेजी। बिल्कुल, इनफैक्ट ये स्टॉक काफी टाइम से एक बहुत अच्छे ट्रेंड में रहा है। इसका मेन जो कारण रहा है बिकॉज स्टॉक का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अगर हम देखें भी तो पिछले 1-2 हफ्ते जिस तरह स्टॉक ने वीकली और मंथली चार्ट्स में जिस तरीके के ब्रेकआउट देखे हैं विद वॉल्यूम्स के साथ, आई थिंक उसके कारण ही हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी इतना स्ट्रांग मोमेंटम देख रहे हैं। नेवरदलेस इवन एट करंट लेवल्स की अगर बात की जाए तो स्टॉक काफी ओवरबॉट जोन में है, बट जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक में प्ले कर रहा है आई थिंक उसके चलते स्टॉक में अभी भी थोड़ा अपसाइड रूम बनता हुआ दिख रहा है। इसका जो स्ट्रांग सपोर्ट है ऑन द इमीडिएट बेसिस 470 का है, तो कोई नियर टर्म कोई ट्रेडर है जिसको नया फ्रेश पोजीशन बनाते हो 470 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ से जो अपसाइड हमें इमीडिएट टारगेट्स दिख रहे हैं करीब 510 और 525 के हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक अहम मुद्दे पर आज हमारी नजर है, वो है इस हफ्ते का एक ऐसा आंकड़ा जीडीपी का जिसके चलते बाजार एकदम से मंदी के मूड से तेजी में आ गया। अब उसके बाद फिर से हम अटके हैं, फिर गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो वो पूरी तेजी थी और 9,000 तक जाने की जो कोशिश थी उसके पीछे इस जीडीपी के आंकड़े का बड़ा हाथ था, क्योंकि सभी लोग मान रहे थे और हमारा अपना भी सर्वे कह रहा था कि 6% के आसपास तीसरी तिमाही की ग्रोथ आएगी और वो आ गई 7%। 1% का जो चक्कर है वो समझने की कोशिश करते हैं एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर सौम्यकांति घोष से। डॉक्टर घोष, हम लोगों ने जितने भी कंपनी से बात करने की कोशिश की, एसएमई से बात करने की कोशिश की और मैंने खुद निजी तौर पे अपने दोस्तों जानने वालों के बीच जितनी भी बात की, सबका कहना था कि नवंबर में तो धंधा पूरा ठप हो गया था और दिसंबर में भी आधी पौनी रिकवरी हुई है। अब उसके बाद ये जो आंकड़े आ रहे हैं उससे तो लगता ही नहीं कि कोई भी असर हुआ नोटबंदी का, तो ये इसको कैसे रिकंसाइल करें, हकीकत जो दिख रही है और जो आंकड़ों में आती है। देखिए, एक बात तो आपने ठीक ही बोला है, क्योंकि सीएसओ ने जो डेटा कैप्चर करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर का डेटा लेते हैं, उनसे वो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डालते हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे रिवाइज होते हैं, क्योंकि अभी इनफॉर्मल सेक्टर का डेटा आना बाकी है। उसके लिए उनका जो प्रोजेक्शन है बहुत हद तक फॉर्मल सेक्टर तक बेस्ड है। और आपको ये भी पता होगा, जो आप बात बोल रहे हैं कि एसएमई सेक्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट आए थे, इसका फुल इम्पैक्ट हमको पता चलेंगे 2019 में जब एएसआई का डेटा रिलीज होगा, तो आज से 2 साल हमको वेट करना पड़ेंगे। लेकिन अगर वो बात छोड़ के भी मुझे लगता है कि ये डेटा बाद में रिवीजन होगा, क्योंकि 7% का जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस है। और इसके साथ ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप जीवीए नंबर को देखिए, जीडीपी को मत देखिए, क्योंकि अभी इस क्वार्टर में जीडीपी जीवीए में बहुत हद तक डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टैक्स कलेक्शंस हुआ था। आपको अगर एक्साइज टैक्स को आपको पता है कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके साथ ऐड होता है वो काफी बढ़ गया था, आउटलायर था बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। सो आई थिंक जीवीए के ऊपर अगर हम ज्यादा देखें तो वो टैक्स कलेक्शन भी जो है डॉक्टर घोष वो सरकार की आमदनी है, तो उसको क्यों आप नहीं गिनेंगे और इससे ये जो आप अंतर कर रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है आपकी?
नहीं, मैं इसमें एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक सप्लाई साइड से हमको देखना चाहते हैं, एक डिमांड साइड से हम देखना चाहते हैं। अगर हम टोटल ग्राउंड असेसमेंट देखें कि कितना ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है इकोनॉमी में, उसके लिए जो 6.6% ग्रोथ है वो दैट इज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन। ऑफ कोर्स जो एनी इकोनॉमी में जो होता है उसका हेडलाइन जीडीपी नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट, बट इन अ सिचुएशन जहां पर अगर टैक्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसी सिचुएशन में जीडीपी मे नॉट बी अ प्रॉपर वे टू लुक इनटू द थिंग। बट हमारा जो पर्पस है, बिकॉज उसके लिए कौन सा आंकड़ा ज्यादा हमारी मदद करेगा? देखिए, हमारे जो दर्शक हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टर, तो वो ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर जीडीपी ऊपर जा रहा है तो ज्यादातर कंपनियों का भी कारोबार बढ़ रहा होगा। उस लिहाज से भी क्या जीवीए एक बेटर पैरामीटर है? नहीं, देखिए अभी जो हाल है जीवीए मुझे लगता है कि बेटर पैरामीटर है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर समझ लीजिए कि जनवरी टू मार्च में अभी जो इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2 चल रहा है, उसको अभी तक हमको आंकड़ा पता नहीं। अगर उसके मान लीजिए कि बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन आ जाता है, उसका मतलब आपका Q4 का भी नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसी टाइम में भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कलेक्शन होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंटली ऑन द अपसाइड। तो उसी टाइम में भी यही क्वेश्चन आएगा कि हम जीडीपी को देखें कि जीवीए को देखें। इसके लिए मुझे लगता है व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन व्हेन टैक्स कलेक्शंस आर अ लिटिल बिट वोलाटाइल एंड हैव एन पॉसिबल अपवर्ड बायस, दिस इज कुड बी बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी, क्योंकि टैक्स ज्यादा आएंगे तो हमारा ही बेनिफिट होंगे। लेकिन उसी टाइम में इट विल बी बेटर इफ यू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द जीवीए नंबर। इनफैक्ट आपने एक डिटेल नोट इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी निकाली है, और आपने बेसिकली ये कहा है कि 946 जो लिस्टेड एंटिटीज थी उसमें से सिर्फ 720 क्वालिफाई करती हैं। कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड आपने किया है, जिसमें गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन द लाइक्स, प्रिंट, रेडियो वो शामिल थे। तो करंट स्थिति में इस रिपोर्ट के बेसिस पर आप कैसे आंक रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ इन नंबर्स में, और यहाँ से आगे की स्थिति कैसी दिख रही है फिर घोष साहब? हाँ, देखिए ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल आपने जो पूछा, क्योंकि आपने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.3% में थर्ड क्वार्टर में ग्रो किया। बहुत सारे लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट इट इज नॉट अटेन्ड टू ग्राउंड रियलिटीज, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और जो डेटा हमको देख रहे हैं, अगर आप ये बहुत सारे कंपनीज, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, इवन इनफैक्ट ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर, बहुत सारे कंपनीज क्या है उनका जो कैश था, दे हैव शोन दैट कैश एज अ परसेंटेज एज नेट सेल्स। तो इसके लिए अगर नेट सेल्स आप उसको दिखाते हैं, उसके ऊपर आपको एक्सेस कलेक्शन देना पड़ेंगे। अगर एक्सेस कलेक्शन देता है तो दैट नंबर विल ऑब्वियसली लुक मच बेटर। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो 8% ग्रोथ हुआ है Q3 में, उसके लिए काफी हद तक ये कैश जो कंपनीज देखा है नेट सेल्स, काफी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कैश पहले ड्रॉवर में था या तिजोरी में था वो बुक्स पे आ गया है, और अगर ऐसा है तो आगे भी आता रहेगा, ये आंकड़े अच्छे दिखते रहेंगे। हाँ, तो ये आपका इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। आगे के नंबर आपको अच्छे देख सकते हैं। हो सकते कि कौन से हो सकते हैं इस क्वार्टर में देखा दिया काफी ज्यादा, अगले क्वार्टर में कम देखेंगे, क्योंकि आपको ये रियलिटी है, कंस्ट्रक्शन है, ऑयल एंड रिफाइनरीज में आपको है। अगर हमारा रिपोर्ट में आप देखें तो ये इसमें सारे सेक्टर्स वहां पर लिस्ट किया। लेकिन इसमें एक बात प्रदीप आपको मानना पड़ेंगे, क्योंकि दिस वाज द पीरियड व्हेन द नोट्स वर डिमोनेटाइज्ड एंड द लास्ट डेट वेर एक्चुअली ऑन 30 दिसंबर। हो सकता है कि बहुत सारे जो पुराना नोट था वो भी यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। तो हम बोल नहीं सकते कि अगले क्वार्टर में भी होगा कि नहीं, लेकिन ये कारण जरूर है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने अच्छा ग्रोथ रेट हमने थर्ड क्वार्टर में देखा है। ओके, तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर आप नजर रखिए, इनके नतीजे आगे भी अच्छे आ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर घोष, इजाजत लेते हैं आपसे। कोई आपके इस पूरी रिपोर्ट का फिर कंक्लूजन क्या है ग्रोथ को लेकर? देखिए, ग्रोथ को लेके अभी हम भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है अगले साल में, लेकिन फिलहाल जो Q4 में है और जो आपको मैंने अभी बुलाया है, अगेन दिस कॉन्डम बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, एंड इसमें IDS टू कलेक्शन अगर बहुत अच्छा हो गया, हो सकता है उसमें काफी डिस्पैरिटी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो जीडीपी प्रोजेक्शन है इस साल के लिए वो 7% के नीचे है। वी आर एट 6.6%। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर घोष आपका। और इस बीच बाजार का क्या हाल है? 8890 ऊपरी स्तरों पे अटकता हुआ दिन के हाइस पे एक बार फिर हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निफ्टी पर आज की कौन।
आप देख रहे हैं आखिरी सौदा। निचले लेवल से रिकवरी आ रही है। 8,888 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन मिड कैप में वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड दिखाई देगा। अब लगभग 50 अंकों का उछाल देखा जा रहा है इस इंडेक्स में। इसीलिए हमने देखा है एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति भी थोड़ी थोड़ी करके बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएंगे निफ्टी में क्या रणनीति होनी चाहिए, लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी क्या संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स, साथ ही साथ यूरोप का ट्रेड क्या मजबूत है, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स में तो हल्की गिरावट के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं और यूरोपीय बाजार में भी इतना कुछ एक्शन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाजार थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट है, जैसे हम आपको पहले भी चर्चा में बता रहे थे कि बड़े इवेंट यानी कि 11 मार्च को जो तमाम राज्यों के चुनावों के नतीजे आएंगे उसी पर सबसे ज्यादा फोकस बना हुआ। डॉलर इंडेक्स 102 पर ट्रेड करता हुआ। ऐसे में निफ्टी पर अब क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? क्या फोकस तेजी की ओर बढ़ रहा है या फिर अभी भी लोग एक सीमित दायरे में ही ट्रेड देखेंगे? हम देख रहे हैं हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एकदम बीचों बीच आता हुआ 56 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा है, जो पिछले बारी या फिर पिछले हफ्ते करीब 66 के आसपास दिख रहा था। इस बीच निफ्टी पर तेजी की सलाह आ रही है। अनुज दीक्षित कह रहे हैं कि 8960 चले, 8960 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चले और 8860 रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। 1 से 2 दिनों में उनको उम्मीद है कि ये लेवल्स अचीव होंगे। वहीं नीरव अखारिया मार्केट एक्सपर्ट सेल कॉल दे रहे हैं। निफ्टी पे स्टॉप लॉस 8930 का, टारगेट 8840 पे 2 दिनों के अंदर ये टारगेट अचीव होने की है उन्हें उम्मीद। मानव आपके कॉल्स। देखिए जो सेटअप बढ़ रहा है करंट लेवल्स में डेफिनेटली एक संकेत देखने मिल रहा है कि 8840 और 8850 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। जब तक ये लेवल्स मेंटेन रहेंगे आई थिंक यहाँ से अप ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकता है। तो उसके चलते 8830 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन दी लोअर साइड एंड ओवरऑल फॉर्मेशंस देख के लगता है एक नया हाई बनाएगा निफ्टी अगले हफ्ते तक। तो आई थिंक 9100 का अपसाइड हमारा टारगेट है। ओके, फेयर इनफ। संदीप वागले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या आपकी सलाह होगी? आप आफ्टरनून अर्षदा, मेरी भी निफ्टी में बाय करने की सलाह होगी सिर्फ एज अ कंफर्मेशन। 8900 के ऊपर ब्रेक होने के बाद एकदम टोटल क्लियर हो जाएगा पैटर्न। किसी को अभी पहले लेना है तो भी ले सकते हैं। 8850 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 9000 का होगा। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी फिलहाल निफ्टी पे। हमारे साथ अब आनंद टंडन भी जुड़ते हुए। आनंद, आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल बाजार को? 9000 के करीब आते ही जो नर्वस होने लगता है, क्या लग रहा है आपको, क्या नया हाई बनेगा या नहीं? अभी देखिए सिर्फ एक ही मेन चीज आइटम है अभी एजेंडा पर, वो है इलेक्शन रिजल्ट्स। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स मार्केट को भा जाते हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर से एक बार तेजी में आ सकता है कुछ दिनों के लिए। जहां तक अर्निंग्स का सवाल है, अर्निंग्स फिलहाल सपोर्टिव नहीं है। मार्केट ऑलरेडी 19 टाइम करीब अगले साल के अर्निंग्स के हिसाब से ग्रो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। वो भी ये अनुमान लगा के ये कम से कम 20% की बढ़त आएगी अर्निंग्स निफ्टी के अर्निंग्स में, जो कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल शायद ही अभी तक शायद 3.5% की ही बढ़त आई है। तो ऐसे माहौल में जब तक अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं आता तब तक खाली मोमेंटम के कारण ही बाजार चल सकता है। मोमेंटम जैसे मैंने कहा एक ही सेंटिमेंट नेगेटिव क्रिएट करने के लिए एक बड़ी चीज खड़ी है, वो इलेक्शन रिजल्ट्स। इनफैक्ट इलेक्शंस के नतीजे आएंगे अगले शनिवार को, यानी कि 11 तारीख को वो डिटेल्स आ जाएंगे और फिर ऑफ कोर्स मंगलवार को जब होली के बाद बाजार खुलेंगे तो उसका पूरा रिएक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मिस्ट्री यही है कि बीजेपी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही, क्योंकि सट्टा बाजार तो क्लियरली बीजेपी पर ही दाव लगाता दिखाई दे रहा था। नीरज बाजपेयी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बताइए सबसे पहले यूपी में क्या स्थिति लग रही है और क्या रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं? देखिए, यूपी में एक तो कल है 6वें चरण का चुनाव, मतदान होगा। उसके बाद बुधवार को होगा अगले हफ्ते में, और जो बृहस्पतिवार का दिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट लिए, क्योंकि रिएक्शन आएगा। और एग्जिट पोल्स जो है वो बुधवार की शाम 5 बजे जैसे ही मतदान खत्म होगा आपको देखने को मिलेंगे। तमाम चैनल्स और वगैरह दिखाएंगे, CNBC आवाज पे भी आप देखेंगे। जो अब तक के रुझान दिख रहे हैं सट्टा बाजार के देखें या मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही हैं, तो उसमें ये मान के लोग चल रहे हैं कि यूपी में अब बीजेपी को थोड़ा एज मिल गया है, बढ़त है वहां पे। हालांकि भीड़, रैलियां और जो मोमेंटम उसको देख के अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सट्टा बाजार की अगर खबरों को देखें या जिस तरह की अब मीडिया रिपोर्ट्स बड़े संपादक लिखने लगे हैं कि बीजेपी को एज मिल चुका है यूपी में, तो वो हो सकता है।
वो जो क्रूशियल नंबर है 203 का, वो कौन पार करेगा और कितनी बढ़त लेगा, ये तो आपको खैर 11 को ही पता चलेगा। लेकिन बहुत कुछ अंदाजा आपको जो 8 तारीख की शाम को एग्जिट पोल होंगे उससे लग जाता है मोटा मोटी की किसकी पोजीशन बेहतर होगी। अब चूंकि 2 दौर की पोलिंग बाकी है, नीरज कितनी अहमियत है, क्या इनसे कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं? खासतौर पर मेरे ख्याल में पूर्वी उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत ज्यादा इससे चेंज आएगा क्योंकि काफी सीट्स हैं अभी वहां पे, और खास तौर पे चूंकि पूर्वांचल जो है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, प्रधानमंत्री की अपनी कंस्टिट्यूंसी है बनारस, और वहां की सारी सीटें जीतने के लिए जिस तरीके से कैंपिंग कर रही है सरकार, 6 मंत्री वहां लगे हुए, प्रधानमंत्री खुद भी वहां पे हैं, तो वो बहुत फर्क डालेगा। क्योंकि पहला फेज जो हुआ था आपको याद होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पे बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर था जो शुरुआती रुझान से लग रहा था, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम पड़ा। और ये जो 2 फेज हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां ट्रेडिशनली थोड़ा सा बीजेपी मजबूत रहती थी, अगर ये क्लीन स्वीप कर ले जाए, ये भारी बढ़त यहां पे ले ले, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 2 फेज में इसीलिए सारी पार्टियों ने अपनी जान लगा रखी कि ये 2 फेज और निकल जाएं बेहतर। बिल्कुल, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तो दरअसल हमारे पास केवल एग्जिट पोल ही आएगा, फाइनल नतीजा तो अगले शनिवार को है, वो होली के बाद हम मंगलवार को आएंगे तब देखेंगे। लेकिन ये एग्जिट पोल स्टेट इलेक्शन के मामले में कभी कभी इतने एक्यूरेट साबित नहीं भी होते। क्या लगता है आपको, खासतौर पे पंजाब में, चूंकि वहां पर आप जो है वो एक बिल्कुल नई प्लेयर है, तो जैसे लोग दिल्ली में आपको नहीं भांप पाए, पंजाब में भी पता नहीं कितना सही असेसमेंट हो रहा। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है ये कि राज्यों के चुनाव में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़े जाते हैं और अंडर करंट कई बार आप समझ नहीं पाते हैं। खासतौर पर जो पंजाब की आपने बात की, तो उसमें 2 मत हैं लोग के। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी को भारी बढ़त मिलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वहां बढ़त मिलेगी। लेकिन कंसेंसस इस पर जरूर है कि एसएडी और बीजेपी को सबसे कम तीसरे नंबर में वो रहेंगे और बहुत ही नीचे जाएंगे वो। इन 2 में फैसला थोड़ा मुश्किल है, कोई भी आदमी बहुत सरप्राइज कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आप पार्टी को 2/3 मिल जाए या कांग्रेस वहां पे अच्छी खासी बढ़त लेकर सरकार बनाए। तो पंजाब में कंफ्यूजन है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के, यूपी को लेकर के, या इवन मणिपुर को लेकर के अब बहुत कंफ्यूजन यहां पे नहीं रह गया। लोग मोटा मोटी समझ रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय बिल्कुल आप सही कहा कि मंगलवार को ही पता चलेगा आपको, जो नतीजों माफ कीजिए 11 तारीख को नतीजों के बाद। लेकिन मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है एग्जिट पोल से। तो 8 तारीख की शाम को जो एग्जिट पोल आएंगे उस पर बड़ा रिएक्शन आप 9 तारीख को बाजार में जरूर देख लेंगे। ओके, शुक्रिया आपका नीरज। तो आनंद, ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या 9 तारीख को ये चुनाव पूरी तरह डिस्काउंट होते हुए दिखाई देंगे? अब ये मानना चाहिए तो 3 दिनों की अनिश्चितता होगी अगले हफ्ते की शुरुआत में, और उसके बाद फिर मार्केट नई हाई बनाने की कोशिश कर सकता है, सब कुछ ठीक रहा तो। देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर जो मार्केट चाहता है कि गवर्नमेंट की पोजीशन जो है एटलीस्ट यूपी में स्ट्रेंथन हो जाए, वैसे अगर रुझान आना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक बार बाजार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब हमारे जो एग्जिट पोल हैं उनके रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं आते हैं हमेशा। तो जब तक इलेक्शन के एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक बाजार का व्यू पूरी तरह से बन नहीं सकता। लेकिन ये टेम्पररी हो सकता है, एक बार आप जरूर पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक्चुअली ऑप्शनैलिटी है। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो गिरने की ज्यादा संभावना है, अगर आए तो यहां से भले ही 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाए निफ्टी, लेकिन उसके बाद फिर से वो वैल्यूएशन का कैप आना शुरू हो जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि महीने के मिडिल में आप फिर से एडवांस टैक्स का पेमेंट करना शुरू करेंगे। यूजुअली थोड़ी सी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बाजार में आ जाती है, और अगर वैसी आई तो फिर से एक बार बाजार में फंड फ्लो का भी थोड़ी सी तंगी आ जाएगी। उस लिक्विडिटी फ्लो के लिहाज से ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होगा जानना फिर कितने हाइस पर हम टिकते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन नतीजों के बाद, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वो एग्जिट पोल पर एक रिएक्शन आएगा, उसके बाद मंगलवार को होली के बाद बाजार में हरकत देखने को मिलेगी, फिर फेडरल रिजर्व की बैठक है और सारी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार रेट हाइक हो। ऐसी स्थिति में वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है, किस तरह का मूव मार्केट दिखा सकता है आनंद, स्पेशली यूएस मार्केट में जो भी फेडरल रिजर्व डिसीजन लेता है? जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन वाइज आप ऑलरेडी 19 टाइम्स FY18 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे कोई बहुत सस्ता बाजार नहीं है।
तो अगर न्यूज नेगेटिव रहती है तो यहाँ से 300-400 पॉइंट निफ्टी का गिरना कोई बहुत असंभव बात नहीं है। जिस तरह की रैली हमने देखी है, ऑलरेडी बाजार काफी चल चुका है, तो थोड़ा सा गिव अप हो सकता है। रियल प्रॉब्लम तो तब आएगी अगर सारी चीजें नेगेटिव हो गई, यानी कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया, लिक्विडिटी कम हो गई, अर्निंग्स फिर भी नहीं आती हैं अगले तिमाही की, तब जाके थोड़ा सा रोक पड़ सकता है। अदरवाइज जिस तरह से लिक्विडिटी सिचुएशन बाजार की है, मेरे हिसाब से लोग अभी भी पैसा लेके बैठे हैं कि अगर गिरावट आएगी तो हम खरीदेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा गिरने की संभावना उतनी बढ़ती नहीं है। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात हालांकि आनंद बता रहे हैं। और हर्षदा, इनफैक्ट एक एनालिस्ट ने हाल में इस पे एक रिसर्च की थी, तो उन्होंने शेयर की मेरे साथ। मैंने उसमें ये देखा कि इस तरह के ऊपर के वैल्यूएशन पे बाजार पहले आता था 20 के करीब, और उसके बाद एक आध क्वार्टर रह के गिर जाता था। अगर आप इस वक्त देखें तो पिछले करीब 10-11 क्वार्टर हो चुके हैं जब हम आते हैं और इस लेवल पे टिके रहते हैं, और वो वैल्यूएशन सस्ते होंगे ऐसी उम्मीद बनी हुई है, पर वो सस्ते होते नहीं क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ इतनी आ नहीं रही है। तो बाजार लगातार एक महंगा वैल्यूएशन होल्ड पे सस्टेन कर रहा है। ट्रू। और शायद यहाँ से आगे इसीलिए लोग क्लियरली कह रहे हैं कि जो अगले नतीजे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ से दिशा और दशा बाजार की तय करने के लिए। स्पीच एक बार फिर निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 8890 पर सिर्फ 8 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, तो शायद उम्मीद है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर 8900 पर समाप्ति जरूर दिखाएं। कुछ काउंटर जो सुबह से ही एक्टिव है उस पर कॉल ले लेते हैं। मानव, देखिए भारतीय इंफ्राटेल में एफआई ब्रोकरेजेस के आप बुलिश हुए, स्टॉक में 6% की तेजी आई। यहां से आप 308 के ऊपर कितना भाग सकता है शेयर? इनफैक्ट अगर हम देखें भी तो ये स्टॉक में जो कल सेटअप बना था, बेसिकली स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था डेली चार्ट्स में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरह आज हमने ब्रेकआउट देखा है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, आई थिंक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एक बार 290-300 का एक बॉटम बनता हुआ दिख चुका है। सो बाय ऑन डिप्स अप्रोच डेफिनेटली बना के चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया स्टॉक का रहेगा 302 का। सो 302 के नीचे का स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में लॉन्ग रहे। सो बेसिकली योर रिस्क इज ओनली ऑफ 6 रुपीज, बट अपसाइड देखने जाए तो 325 और 335 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। ओके, एस्कॉर्ट से एक स्टॉक अगर आप देखें आज नए हाइस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल्स के आंकड़े भी अच्छे आए थे। सिद्धार्थ, क्या कॉल है आपकी? देखिए, इसमें हमारा कंस्ट्रक्टिव व्यू है स्कॉट्स में। जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं, 29.5% का ग्रोथ देखने मिला है डोमेस्टिक मार्केट में ट्रैक्टर्स का, तो हम मानते हैं कि आने वाले समय में भी ग्रोथ बरकरार रह सकता है। रबी सीजन में भी जैसे हमने कहा कि 6-6.5% का सोइंग देखने मिला है, और ये साल में अगर मानसून किस हिसाब से आता है, बट हालांकि आंकड़े तो हो सकते हैं कि मानसून नॉर्मल रह सकते हैं। तो पिछले 2 साल में 2014-15 में जो एक बिलो नॉर्मल मानसून थे, उसके जो सेल्स मिस थी, हम मानते हैं कि 2017 में मेकअप हो सकती है। तो एस्कॉर्ट्स पे हमारा कंस्ट्रक्टिव व्यू है। हालांकि हमारा टारगेट 450 था, बट हम इसे रिवर्क कर सकते हैं आने वाले टाइम में, पर हमारा कंस्ट्रक्टिव व्यू है एस्कॉर्ट पे बाइंग जरूर की जा सकती है। एस्कॉर्ट्स में तेजी करके चलेंगे, फायदा जरूर कमाएंगे। इस बीच एबी नोवो के शेयर में मैं देख रही हूँ काफी अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वायदे बाजार में भी ये काउंटर काफी गेन्स दिखा रहा है, 3% ऊपर। संदीप आगले, क्या सलाह होगी इस पर? हर्षदा, व्यू तो पॉजिटिव है, पैटर्न अच्छा बन रहा है। मुझे लगता है 1550 तक की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1486 का करंट प्राइस है, 1450 का स्टॉप लॉस, 1550 का टारगेट, ये मेरा पोजिशनल व्यू होगा। ओके, इनफैक्ट आनंद, अगर आप इन स्टॉक्स पे कोई व्यू रखते हो, एबी बिरला ग्रुप के, ग्रासिम में भी, नोवो और आइडिया, क्या करना चाहिए? देखिए, आइडिया तो क्लियरली सेल है, और जहां तक एबी नोवो का सवाल है, क्योंकि उसका ज्यादातर वैल्यूएशन भी आइडिया से आता है, तो वो भी इसमें ऊपर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बाकी में आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, फिलहाल अटेम्प्ट है कि कंपनी फिर से रिस्ट्रक्चर होगी। सीमेंट के ऊपर जनरली जो मार्केट है वो बड़ा बुलिश है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें अभी भी कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप इस साल के आंकड़े देखें तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में यही अनुमान था कि वॉल्यूम ग्रोथ 8 से 10% का आएगा, फिर से वही 3-4% के आने की संभावना है जब तक हम मार्च का क्लोज करेंगे। तो मुझे लगता है मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा है काफी सारी कमोडिटीज पे। अगर कमोडिटीज देखना ही है तो जहां पर सॉफ्ट कमोडिटीज और मेटल्स के ऊपर तवज्जो ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी भी प्राइस की बढ़त नजर आ रही है। ऐसे में मानव, हिंडाल्को फिर क्या टॉप ट्रेड्स में शामिल होगा?
इनफैक्ट अगर हम देखें भी तो हिंडाल्को में एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। रिसेंटली स्टॉक ने जिस तरह की रैली देखी है एंड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखा है विद सम पॉजिटिव न्यूज फ्लोज, आई थिंक इस स्टॉक में अगर कोई लॉन्ग बना हुआ है तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंटली 200 का इसका इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट पॉइंट है, तो अगर स्टॉक 200 के ऊपर क्लोज देगा तो डेफिनेटली एक नए रेंज में आएगा, जिसके चलते यहाँ से और एक शॉर्ट टर्म अपसाइड ऑफ 5 to 8% हम देख सकते हैं। तो अगर हम पूरे पैरामीटर्स को जोड़े तो डेफिनेटली स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 192 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले, जो अपसाइड हम टारगेट देख सकते हैं करीब 208 और 212 का रहेगा। ओके, इस हफ्ते के जो बड़े लूजर हैं HP और BP, आनंद क्या आपको लगता है कि इनमें अब शायद जो सबसे अच्छा समय था वो पीछे निकल चुका है, एक बार निकलना चाहिए? देखिए, अगर HP मर्ज हो जाता है ONGC के, मतलब टेक ओवर हो जाता है ONGC से, तो कुछ हद तक, क्योंकि अभी टेक्निकली और लोअर प्राइस पे है, शायद कुछ प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन आपने जैसे कहा उसमें जो बेस्ट टाइम था वो पिछले साल निकल गया, क्योंकि आप री रेटिंग कर रहे थे। अब जो है ये साफ नजर आ रहा है कि इसी रेंज में रहेगी अर्निंग्स, और यहां से कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना भी कम नजर आ रही है, एटलीस्ट कच्चे तेल के भावों में। तो वैल्यूएशन हालांकि अभी ऑप्टिकली चीप लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां से बहुत ज्यादा, एटलीस्ट ये मेजरली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त। ओके, लेकिन एक सेक्टर जहां पर आउट परफॉर्मेंस आज है वो है चीनी कंपनी। इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए हाजिर करते हैं BTST या STBT। मानव, बताइए आपने क्या चुना है समय? जी, मेरा सबसे पहला जो कॉल है वो गेल पे है। अगर हम देखें भी तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। जिस तरह आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और एक वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट देखा, आई थिंक इसके चलते स्टॉक में एक अच्छी बढ़त बन सकती है। 510 का स्टॉप लॉस रहेगा लोअर साइड में, जो अपसाइड टारगेट रहेगा 540 का है। मेरा सेकंड BTST कॉल है इन्फोसिस पे। IT सेक्टर में से सबसे अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ये लग रहा है, एंड आई थिंक जिस तरीके का वीकली क्लोज हम देख रहे हैं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक इन द नियर टर्म। 1010 का लोअर साइड में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो हम इमीडिएट टारगेट देख रहे हैं करीब 1060 का है। ओके, तेजी की कॉल है इन्फोसिस पे, और आज सुबह हमने देखा है कि FI ब्रोकर की कॉल की वजह से गिरावट आई थी, नीचे खुला लेकिन रिकवर हो गया है। इंटरेस्टिंग है ये। संदीप वागले साहब, क्या है आपकी कॉल? प्रदीप, मेरा भी BTST गेल ही है, क्लियर ब्रेकआउट है, ओपन इंटरेस्ट भी टॉप पे है, तो मैं इसमें तेजी करने की सलाह दूंगा। 512 का स्टॉप लॉस होगा, 528 का टारगेट होगा। मेरा दूसरा कॉल STBT होगा, अपोलो हॉस्पिटल में। इसमें वीकनेस दिखाई देती है, 1265 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1230। ओके, अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली करें, और दोनों जानकारों की राय है कि गेल में तेजी होनी चाहिए। सर्वेंद्र श्रीवास्तव की भी राय आ गई है, DHFL में बिकवाली की सलाह, टारगेट 314 का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 330 रुपए 60 पैसे पर लगाने की राय। वहीं वेदांता में भी खरीदारी बिकवाली करके चले, माफ कीजिएगा, ये सेल साइड की पोजीशन है। 260 का टारगेट, 271.60 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह इनकी है। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जहां पर एक्शन लेके आ जा सकता है। शुगर कंपनियों पर फटाफट एक कॉल ले लेते हैं। सिद्धार्थ, बताइए, आज ऑफ कोर्स इस्मा कह रहा है कि 18% प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, तो डेफिसिट बढ़ गया है और चीनी की कीमतों पर इसका जरूर असर देखा जाएगा। कौन से शेयर आपको लगता है बेस्ट रहेंगे इस समय लेने के लिए? फिर देखिए, शुगर इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हमारी कोई कवरेज नहीं है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो देखा गया है कि जो 28 मिलियन टन की जो प्रोडक्शन हुआ करती थी वो अभी 25-25.5 मिलियन टन हो चुकी है, और प्राइस मोरलेस स्टेबल है। तो डेफिनेटली इसके जो रुझान है ये एक पॉजिटिव जरूर है पूरे क्षेत्र के लिए। डेट लेवल्स की जो अहम बात है, जो हायर डेट्स है सारी कंपनियों में, इनमें से कुछ एक लीडिंग कंपनी जैसे कि बलरामपुर ने अपने डेट्स गिराए हैं, कैश फ्लोज थोड़े बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये सभी चीज देखते हुए ये पूरा इंडस्ट्री जरूर अच्छा कर सकता है 2017 में भी। हमारी कोई इसमें पर्टिकुलर स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, अगले हफ्ते हमारी नजर होगी प्राइमरी मार्केट पे भी, और लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से इंतजार के बाद अब डी मार्ट का इशू फाइनली आ गया है। एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड के नाम से ये इशू आ रहा है। आनंद, जिस तरह से जानकारियां मिल रही हैं कि बहुत ही जबरदस्त डिमांड है, फंड्स भी लगे हुए हैं कोशिश में कि उनको अलॉटमेंट मिले, तो काफी मुश्किल हो रही है एंकर इन्वेस्टर के तौर पे लेने में। शायद इतनी ही मुश्किल रिटेल निवेशकों को भी आएगी अलॉटमेंट हासिल करने में।
अगर आप जो उनका रेशियो देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए शायद 35% रखा हुआ है, एचएनआईज के लिए सिर्फ 15% है और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तो एक्चुअली अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो शायद ही आपको कुछ मिलेगा। रिटेल में शायद आपका प्रोपोर्शन ज्यादा है लेकिन उसमें आपको मिलना बहुत कम है। शेयर काफी अच्छा है, वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है आज के माहौल को देखते हुए, और कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है और परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है, तो इसलिए ये लाजमी है कि इसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। एक चीज मैं इस समय ये कहना चाहूंगा कि जो प्राइस बैंड होता है वो इसलिए होता है कि आप प्राइस डिस्कवरी कर सकें। आपको पता है कि इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 50% हायर है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस डिस्कवरी हो नहीं रही है और सेबी को इसको ध्यान देखना चाहिए। और साथ ही म्यूजिक ब्रॉडकास्ट पर आपके क्या विचार होंगे, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है इंथुजियाज्म तो रहता है इन मीडिया कंपनियों को लेकर, लेकिन इवेंचुअली इन स्टॉक्स में ज्यादा पैसा नहीं बनता है, स्पेशली अगर आप ENIL की बात देखें, दूसरे लिस्टेड रेडियो एंटिटीज की भी बात करें तो ENIL के मुकाबले ये कंपनी जो है हालांकि पीई थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप पोस्ट वैल्यूएशन देखेंगे तो पीई करीब करीब उतनी ही आ जाती है, और अर्निंग्स जो ग्रोथ आ रही है वो हालांकि अभी थोड़ा सा माहौल बेहतर है, लेकिन ये फिर भी छोटा मार्केट है कंपेयर टू बाकी मीडिया स्पेस। तो अगर इसमें शायद मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव लगाई हुई है, इसके बावजूद अगर किसी को लेना है तो शायद ENIL ही बेटर रहेगा लेने में। ओके, तो आपकी क्या कॉल है दोनों पे आनंद? अब मेरी कोई कॉल नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आपको डीमार्ट के रेट पे मिल रहा है तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। दूसरे में जैसे मैंने कहा कि यू आर बेटर ऑफ कि आप ENIL डायरेक्टली खरीद लें। ओके, सिद्धार्थ आप क्या कॉल दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? मार्केट के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली एक उम्दा शेयर, उम्दा IPO है। ग्रोथ भी अच्छी आई है पिछले 5 सालों में, रेवेन्यू भी 40% बढ़ा है और पैट में भी अच्छी ग्रोथ है। एक्सपेंशन प्लान्स इसको सेम क्लस्टर्स में करना चाहती है, 50-60% का ऑलरेडी स्टोर्स महाराष्ट्र में है। तो डीमार्ट पे तो हमारा सब्सक्राइब रेटिंग है। अगर रेडियो सिटी की बात करें, जो म्यूजिक ब्रॉडकास्ट की बात करें, तो हम मानते हैं कि इस पे हमें लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि ENIL पे हमारी कवरेज है, हम मानते हैं कि इस पे भी होल्ड रेटिंग है हमारी। हालांकि दोनों पे ही सब्सक्राइब है, बट हम मानते हैं कि म्यूजिक ब्रॉडकास्ट पे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइब होना चाहिए। इस बीच एक शेयर जो अच्छी हरकत में है काफी समय से, वो है थॉमस कुक। मानव चार्ज बताइए यहाँ से अब स्टॉक का क्या हाल रहेगा आगे? 7.5% तो भाग चुका है ये। एक्चुअली अगर हम देखें भी तो स्टॉक ने करीब एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके का आज ब्रेकआउट दिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ब्रेकआउट एक्चुअली वीकली पर्सपेक्टिव से देखे तो विद वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। सो आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में ये ब्रेकआउट डेफिनेटली सस्टेन कर सकता है, बिकॉज काफी टाइम के बाद जिस तरह रेंज से बाहर निकला है, एंड आई थिंक द स्टॉक इज डिसाइसिवली क्लोजिंग अबव 205। सो मेरा ऐसा मानना रहेगा कि 205 का एक सपोर्ट बना के चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस, एंड अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म कोई डिप या करेक्शन आए तो लोअर साइड में डेफिनेटली ले, बिकॉज करंट लेवल्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल, एंड अगर स्टॉक को थोड़ा अगर हम फॉर नियर टर्म पर्सपेक्टिव होल्ड करें तो अपसाइड में 225 और 230 के टारगेट्स बनते हैं। ओके, GSFC अगर संदीप इसको आप पढ़ सकें, 121 पर है शेयर और पिछले आधे घंटे में करीब 2-2.5% का मूव देखने को मिला है। हर्षदा 125, 126 तक का ही मेरा व्यू है पैटर्न वाइज, इतना पॉजिटिव नहीं है। वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, आएगी। मुझे नहीं लगता है 125 इतने इजीली क्रॉस करेगा, तो 3-4 रुपए के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। आनंद, एक स्टॉक पे आपकी राय जानना चाहेंगे, वो है भारत फाइनेंशियल्स, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में जोर से बढ़ा है, करीब 2.5% का स्विंग नुकसान से मुनाफे में आता हुआ और 1.5 गुना वॉल्यूम भी हो चुका है। सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये प्राइस मूवमेंट नहीं, पर ये सवा महीने पहले 450-500 की रेंज में था, फिर खबरें आनी शुरू हुई कि इसका कोई मर्जर होने वाला है, कोई बैंक इसको खरीद सकता है। इंडसइंड का नाम आया, कोई डील होती हुई दिखी नहीं, फिर RBL का नाम आया, अब तक तो कोई डील आई नहीं। अब वहां से ऊपर से करीब 100-125 रुपए नीचे आ गया। अब क्या लगता है आपको, फंडामेंटली इसको वैल्यू करें या एक डील होने वाली है इस उम्मीद में बाजार इसको दरअसल काफी प्रीमियम दे रहा है? मेरे हिसाब से इस वक्त इस शेयर में काफी डील प्रीमियम चल रहा है।
हालांकि इन्होंने बहुत उम्दा ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ये क्षेत्र जो है मेरे हिसाब से बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। सबसे मेजर चेंज जो आया है कि कई बैंक जो पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हुआ करती थी वो बैंक बन चुकी हैं, और इसके कारण स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस कंपनी को बहुत दिन रहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनके लिए थोड़ी सी हायर रहेगी कंपेयर टू बैंक्स। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैंक इसको ले लेगा, और जो छोटी कंपनियां हैं वो शायद बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बन जाएंगी। ये क्षेत्र जो है माइक्रो फाइनेंस का स्टैंड अलोन क्षेत्र मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन मार्केट में सर्वाइव करेगा एज इट इज। ओके, तो शायद यहाँ पर इन द फ्यूचर बड़े बदलाव आने की जरूरत होगी। कुछ और काउंटर्स जिनमें हम देख रहे हैं निचले लेवल से एक अच्छा मूव आ रहा है। आरईसी ये पिकअप कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया बुल्स रेल में भी हम देख रहे हैं अच्छी हरकत आती हुई। वागले साहब, दोनों में से कोई इस समय लेने लायक? आरईसी हर्षदा माइल्ड अपसाइड है। दूसरा कौन सा स्टॉक आपने कहा? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। आईबी रियल एस्टेट का पैटर्न मुझे 2-3 दिन पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी जिस तरह से कल फॉल आया है एट दिस लेवल में, अगर कल के लिए बात करूं तो 84-85 का व्यू मुझे बैठता है, तो मैं बिटवीन द टू आई विल चूज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ओके, थॉमस कुक एक स्टॉक देखिए जहां पे पिछले कुछ मिनटों में 1.5% का और इजाफा हो चुका है और अब कुल 10 गुना वॉल्यूम के साथ ये ऊपर बढ़ता हुआ। सुंदरम फास्टनर्स एक और स्टॉक होगा जहां पे पिछले कुछ मिनटों में तेज खरीदारी हो रही है। भारत फाइनेंशियल सभी अभी हमने नजर डाली थी, यहां पर भी पिछले कुछ मिनटों के दौरान हमने अच्छी तेजी बनते हुए देखी है। तो जाते जाते ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पे लोगों ने पोजीशन बढ़ाई है। और एक स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा का, करीब 1.5% का इजाफा दिख रहा है। सिंजीन में आज हम बाइंग होते हुए देख रहे हैं। तो ये हैं वो सारे स्टॉक्स जिन पे हमने एक मजबूती देखी है आखिरी मिनटों के दौरान। लेकिन ये जो छोटे इंफ्रा कंपनीज हैं, जीएमआर इंफ्रा, या इसके पहले हमने कुछ खरीदारी होते हुए देखी जेपी एसोसिएट्स में लगातार, अब वहां थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। आनंद, क्या आपको ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग लगते हैं? क्योंकि बॉटम फिशिंग, बल्कि डीप बॉटम फिशिंग हो रही है यहाँ पे, कहना चाहिए। डीप बॉटम फिशिंग में बहुत ये डर रहता है कि आप डीप से बाहर ना निकल पाएं, क्योंकि अभी भी ये कंपनियों में डेट बहुत ज्यादा है, और डेट जब तक कम नहीं होगी तब तक इक्विटी वैल्यू इसका करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप देख रहे हैं डीएलएफ में भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा इक्विटी डेट होने के कारण जब तक आप उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं करेंगे, और उसके बाद इन्फ्यूजन करने के बाद कितना डायल्यूशन होता है वो अलग बात। तो मेरे हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी को पोजीशन लेना है तो अभी भी ये बेटर है कि वो कंपनियों में लें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं, बनस्पत उसमें जिसमें एसेट ओनरशिप है। अनलेस वो एसेट ओनरशिप वाली कंपनी में डेट का कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आज बाजार में अच्छी रिकवरी देख तो ली है हमने, 8,902 पर इनफैक्ट निफ्टी जाकर इस समय कारोबार करा। मिड कैप्स ने काफी साथ दिया प्रदीप, क्योंकि ये इंडेक्स अब लगभग 100 पॉइंट ऊपर है और इसी ने काफी मूड को सुधारा है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी अब महज 50 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता हुआ, तो लोज से हमने देखा है काफी तगड़ी मूव आई है। और कई ऐसे शेयर हैं, जेएसपीएल, जीएमआर इंफ्रा, थॉमस कुक, जेपी एसोसिएट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। मिड कैप बैंक्स में आप देखेंगे धनलक्ष्मी बैंक जैसे स्टॉक्स ये एक अच्छा ट्रेड दिखाते हुए। इनफैक्ट इन छोटे बैंक्स में मैं आपकी राय लेना चाहूंगी सिद्धार्थ। धनलक्ष्मी, कर्नाटका, आज ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफी एक्टिविटी देखने को मिली। कोई ऐसा शेयर जहां पर आपको लग रहा है शायद खरीदारी करके रखें तो शायद एक बड़ी डील का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, ये सारी छोटी बैंक है जो है ये सारे डील के ऊपर भी चलती है, एक टेक ओवर कैंडिडेट भी रह सकते हैं, और इसी के कारण बहुत बार हमने इस सारे शहरों में रैली देखी है। बट इसे छोटे मझोले जो मिड कैप बैंक है, इसमें अगर कोई देखना हो तो हम मानते हैं फेडरल बैंक एक बहुत उम्दा शेयर हो सकता है आने वाले समय में। एसेट क्वालिटी मोर और लेस कंट्रोल्ड है, स्लिपेजेस की कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है इसमें। फेडरल बैंक में अच्छी लोन ग्रोथ भी दिख रही है, तो हम मानते हैं कि फेडरल बैंक मिड कैप श्रेणी में एक अच्छा बैंक फिट बैठ सकता है। ओके, और अब आइए देखते हैं आखिरी मिनटों में कुछ और स्टॉक्स जिन पर हमारी नजर पड़ रही है। काफी शानदार वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे आपको। धामपुर शुगर फाइनली 12% ऊपर क्लोजिंग की तैयारी में है। हैथवे केबल में और थोड़ा इजाफा हुआ है और करीब 6 गुना वॉल्यूम के साथ शानदार क्लोजिंग यहां भी आ रही है। आईटीआई में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन 5 गुना वॉल्यूम के साथ करीब 11-12% ऊपर यह बंद होता हुआ। पर शुगर में तो लाइन लगी है। धामपुर के अलावा त्रिवेणी, बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान, श्री रेणुका, ये सबसे टॉप फेवरेट्स इस वक्त बाजार के नजर आ रहे हैं, जहां पे जाते जाते भी
लोग खरीदारी करके ही जा रहे हैं। सिद्धार्थ, इन तमाम नामों में कोई ऐसा स्टॉक जो आपको ठीक लगता हो? देखिए प्रदीप, मैंने पहले भी कहा कि शुगर में हमारी कोई कवरेज नहीं है। हम मानते हैं कि शुगर पे इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में, क्योंकि प्रोडक्शन ग्रो होने की कोई बात नहीं है, अभी गुंजाइश नहीं है। और महाराष्ट्र में जैसे हमने देखा है कि क्रशिंग भी बंद हो चुका है क्योंकि उतनी फसल भी नहीं है। तो अब जो बचा यूपी में है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे प्रोडक्शन राइज नहीं होगा, प्राइस स्टेबल है, तो ये सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पर एक चीज ध्यान देने जैसी है, डेट लेवल जिसकी ज्यादा है उस पर एक प्रेशर जरूर बन सकता है आने वाले समय में। कोई एक लीडिंग कंपनी जैसे कि बलरामपुर हो गया, इत्यादि कंपनी होगी, अपने डेट लेवल्स एग्रेसिवली कम कर रहे हैं, साथ ही साथ कैश फ्लोज भी आते दिख रहे हैं। हालांकि इसमें कोई हमारी कवरेज नहीं है, तो हम मानते हैं कि शुगर इंडस्ट्री एज ए होल कैन बी अ पॉजिटिव सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड। क्या पोजीशन फाइनली हमें दिखाई दे रही है आज के मार्केट में? अपोलो हॉस्पिटल करीब 5.5% नीचे ही बंद हो रहा है। इसके अलावा रेलिगेयर, एमटेक ऑटो, जैन इरिगेशन और बजाज फिनसर्व ये कुछ खास लूजर्स, और एनएफएल भी काफी तगड़े परफॉर्मेंस के बाद कमजोर होता हुआ। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखें 50 पॉइंट नीचे पर 20,500 के थोड़ा ऊपर, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पॉजिटिव होकर कम से कम प्रोविजनली तो बंद हो रहे हैं। जी हाँ, और कई ऐसे गेनर्स रहे हैं आज प्रदीप जिनकी वजह से ये हुआ है। भारती इन्फ्राटेल आज का स्टार परफॉर्मर 6% का उछाल। हिंडाल्को QIP की खबर पर 5% की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ। गेल 3.5% ऊपर है। ग्रासिम और ऑफकोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने देखा भरपूर तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी, लगभग ये 1.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ। RIL अपने दिन के हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ। एक्सिस बैंक, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प ये दूसरे गेनर्स रहे हैं। लेकिन ओवर द वीक भी सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए आखिरकार 8,902 पर समाप्ति जरूर हुई है, लेकिन बीच में काफी ऑप्टिमिज्म था और कल ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन, तो काफी वॉलेटिलिटी भरा हफ्ता रहा है। अंत में एकदम फ्लैट टू हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में जाकर निफ्टी क्लोज दिखा रहा है और सेंसेक्स भी एकदम सपाट है। लेकिन स्टॉक्स में देखिए, हिंडाल्को ओवर द वीक पूरे हफ्ते में 9% की छलांग इसने लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.5% का फायदा। भारती इन्फ्राटेल 3% ऊपर, भेल में 3% की तेजी। ये कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। साथ ही अगर मिड कैप साइड पर आप देखेंगे, TTML यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र व NTT डोकोमो और टाटा टेली के बीच आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की खबर पर 41% का उछाल इस स्टॉक में। एस्कॉर्ट्स एक स्टार परफॉर्मर रहा है, आज तो 6% भागा ही। इससे पहले अपने बेहतरीन नंबर्स के बल पर इस हफ्ते की समाप्ति 16% की बढ़त के साथ दिखा रहा है। डी लिंक 13% ऊपर, थॉमस कुक में 12% का उछाल, GMR 9% ऊपर, JSPL में काफी तेजी रही। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जैसे काउंटर्स थे जहां पर आज थोड़ी सी शांति थी, लेकिन 8-9% की गेंस इन काउंटर्स में भी दिखाई दे। तो काफी रनअवे मूवर्स रहे हैं इस ट्रेड में हफ्ते दर हफ्ते के लिहाज से। बिल्कुल, तो ये हफ्ता पूरा होता हुआ और अगले 2 हफ्ते काफी ज्यादा सस्पेंस वाले रहेंगे। काफी सारी खबरें होंगी जिन पर हम नजरें बनाए रखेंगे और उस पर लौट कर आएंगे सोमवार से। लेकिन फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का अपने सभी मेहमानों से। आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सिद्धार्थ, संदीप और मानव, आपका भी शुक्रिया। और एक बार देखते हैं अब आज का स्टॉक 2020 का अपडेट। और आज का मुकाबला हेमंत और नीरज के बीच। हेमंत ने बाजी मारी है 2.3% के रिटर्न्स के साथ, वहीं नीरज की कमाई 1.75% की। अब देख लेते हैं कौन कौन से शेयर इन दोनों कैप्टन्स ने बाजार खुलने से पहले अपने टीम में डाले। HOV सर्विसेज 5% ऊपर, फैक्ट में 4% से ज्यादा का उछाल। अंसल हाउसिंग, हैथवे केबल, ये हेमंत की विनिंग टीम रही है। वहीं नीरज के टीम के भी परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनकी टीम में शामिल था रेन इंडस्ट्रीज जो 7% भागा। अपोलो हॉस्पिटल में नीरज ने बेचने की सलाह दी, देखिए 5% का फायदा मिला। A2Z और गेल में भी तेजी का ही कॉल। तो आखिरी सौदा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज शुक्रवार है तो आपके लेकर आएंगे वीकेंड मस्ती। बने रहिए सिंधी की आवाज के साथ।